हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए, इन सभी क्वेश्चंस को जो हम आज डिस्कस करेंगे एक पीडीएफ के माध्यम से करेंगे, जिसमें ओवरऑल सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स गिवन हैं। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। एंड इफ़ यू वांट आंसर्स के साथ वाला पीडीएफ तो उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज की ये क्लास रहेगी मैराथन क्लास, और आज की इस क्लास में आपका कंप्लीट एक लेक्चर में एक वीडियो में जो है कंप्लीट हो जाएगा सारा सिलेबस। तो देखिए, आराम से देखिएगा, साथ में एक पेन और डायरी लेकर ज़रूर बैठिएगा ताकि आप सभी पॉइंट्स को साथ साथ जो है नोट डाउन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो डिस्कस अबाउट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए, सबसे पहले जानिए ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए डेवलपमेंट एक अपने आप में ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी तरह के डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर है फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक रूप से बढ़ना, इसके अंदर है मेंटल डेवलपमेंट मानसिक रूप से बढ़ना, इसके अंदर आता है इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अंदर आएगा आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एस्थेटिक डेवलपमेंट। ठीक है, और भी कई प्रकार के अदर्स डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें जो ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है वो है ग्रोथ। ये है ग्रोथ, तो डेवलपमेंट का एक पार्ट ही है ग्रोथ। ठीक है, यानी कि शारीरिक रूप से बढ़ना, फॉर एग्जाम्पल हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, पैरों और हाथों के साइज का बड़ा होना। आप देखोगे एक इन्फेंट होता है, जब वो बॉर्न होता है तो उसके हाथ पैरों का साइज छोटा होता है, उसकी हाइट कम होती है, धीरे धीरे वो डेवलप क्या होता है, वो उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें। ग्रोथ यहाँ पे फिजिकल टर्म्स में ही है। ठीक है, उसका स्पिरिचुअल, एस्थेटिक, इमोशनल, मेंटल के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ग्रोथ मतलब फिजिकल बॉडी पार्ट का ग्रो करना, उनमें चेंजेस आना, उसको बोलते हैं ग्रोथ। राइट, एंड कुछ डेफिनेशंस गिवन है, उसको आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ग्रोथ हमेशा क्या होगी, क्वांटिटेटिव होगी। ठीक है, और ये सब में देखिए जनरल एंड सेम पैटर्न से होती है। अब एक बच्चा हमेशा बच्चा तो रहेगा नहीं थ्रू आउट द लाइफ, वो बड़ा भी होएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग जो सिर्फ 3 फीट के या 4 फीट के रह जाते हैं, हम उनको किस में, हम उनको शॉर्ट हाइट लोगों में, बोने लोग जिनको हम बोल देते हैं, उनमें कैटेगराइज कर देते हैं, यानी कि उनकी हाइट बड़ी, वो एक्सेप्शंस हो गए। ठीक है, अदरवाइज ये यूनिफॉर्म पैटर्न और सेम पैटर्न चलता है सब में। ग्रोथ देखिए लाइफ टाइम नहीं चलती है, आपके एक 17-18 साल की उम्र के बाद बंद हो जाती है। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस चलता है। ठीक है, ग्रोथ जो है वो इंटरनल है। ठीक है, अंदरूनी रूप से होती है। आप कई बार कहते हो कि माँ बाप बोलते हैं कि बच्चे कैसे बड़े हो गए, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि वो रोज़ थोड़े थोड़े बढ़े हैं, उनको दिखाई नहीं दिए वो जो ग्रोथ उनकी हुई है। ठीक है, मतलब वो अंदरूनी रूप से और फील, मतलब ऐसा नहीं है बच्चा एकदम से उसने 1 फीट की हाइट बड़ी कर ली या उसके हाथ पैर एकदम से लंबे हो गए, नहीं, वो रोज़ थोड़े थोड़े हुए हैं। जो आप कुछ समय बाद मिलते हो तो पहचान पाते हो, लेकिन जो साथ रहते हैं उनको समझ नहीं आता, वो मतलब पता होता है उन्हें, पर उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। राइट, तो यही है, बाकी आप पॉइंट्स यहाँ से रीड कर लीजिएगा। डेवलपमेंट कंटिन्यूस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं है। एक बूढ़ा व्यक्ति होगा ना, अपने एंड ग्रेव तक, देखिए ये इसको बोला जाता है बर्थ टू ग्रेव। ग्रेव तक जाते जाते भी इंसान जब तक मर नहीं जाता है तब तक भी उसका किसी ना किसी प्रकार से डेवलपमेंट होता रहता है। राइट,
डेवलपमेंट देखिए कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग है, जबकि हम किसकी बात करें ग्रोथ की तो वो एक नैरो मीनिंग है, मतलब उसमें से फिजिकल ग्रोथ की, फिजिकल चेंजेस की बात है और कोई नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट में फिजिकल तो है ही, उसके अलावा और भी हैं, राइट। तो अब आते हैं प्रिंसिपल्स से। तो प्रिंसिपल पहला है देखिए कॉन्टिन्यूटी, ये हमेशा कंटिन्यूस चलता रहता है, ठीक है। देखिए आपसे ना यहाँ पे प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट के पूछे जाएंगे, ग्रोथ के नहीं, ठीक है। कभी नहीं आते एग्जाम में, सिर्फ डेवलपमेंट के आते हैं, आपके सिलेबस में भी सिर्फ डेवलपमेंट के हैं, ठीक है। तो मैं ग्रोथ यहाँ से हटा रही हूँ। कंटिन्यूस है, सीक्वेंशियल है, सीक्वेंस में होता रहता है, राइट। इसके बाद तीसरा है जनरल टू स्पेसिफिक है। देन इसमें डिफरेंशियलिटी है, अलग अलग हिसाब से, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से होता है। जैसे आप अफ्रीकन्स को देखोगे, अफ्रीकन्स जो हैं उनका हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती है, राइट। आप चाइना की तरफ जाओगे, वहाँ पे शॉर्ट लोग हैं, उनकी हाइट कम बढ़ती है, राइट। इसी तरीके से देखिए हम कलर बेसिस पे भी देख सकते हैं, या डेवलपमेंट में मैं और बात करूं तो देखिए जहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, आप इंडिया के अंदर एक शहर देख लो, ठीक है, और एक गांव देख लो, ठीक है, कहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब देखिए एक्सेप्शंस हमेशा हो सकते हैं, लेकिन हम मेजॉरिटी की बात करेंगे। शहर में जो है आपको ज़्यादा एडवांस लोग मिलेंगे, ज़्यादा स्मार्ट लोग मिलेंगे, राइट, ज़्यादा टैलेंटेड लोग मिलेंगे। लेकिन गांव में वैसी चीज़ें कम होंगी, क्योंकि उन्हें मे बी वो सुविधा प्राप्त नहीं हुई, इसलिए उसके पीछे कारण देखिए कोई से भी हो सकते हैं, पर जनरल जो है मेजॉरिटी के साथ ये बात फिट होती है। अगला है प्रिंसिपल्स टू टोटल डेवलपमेंट। ये देखिए टोटली डेवलप होता है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट भी चल रही है, ऐसा नहीं है मेंटल इसके बाद होगी तब फिजिकल रुकेगी, नो। मेंटल हो गई, फिजिकल हो गई, इमोशनल हो गई, स्पिरिचुअल हो गया, अदर हो गई, ये सारे डेवलपमेंट साथ साथ चल रहे हैं, राइट, साइमल्टेनियसली, राइट। देन प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ठीक है, ये सिक्स्थ वाला हो गया, सिक्स्थ पॉइंट। यहाँ पे देखिए सभी को एक्सप्लेन भी किया है, तो एक बार आप इन सबको रीड भी ज़रूर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अब टीचर का क्या रोल होगा। देखिए टीचर का यहाँ पे एक एक्टिव रोल होगा, ठीक है, एंड एज अ फैसिलिटेटर रोल होगा टीचर का, ठीक है। देखिए आज के टाइम में टीचर का रोल हमेशा एज अ फैसिलिटेटर का होता है, ना गाइड, ना लीडर, ना और कुछ, फैसिलिटेटर, ठीक है। तो टीचर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है, बच्चे का हर प्रकार से डेवलपमेंट हो उसको फैसिलिटेट करने का। टीचर को एज अ फ्रेंड होना चाहिए और एक हेल्दी रिलेशनशिप बच्चे के साथ जो है बनानी चाहिए, राइट। मेकिंग स्टूडेंट रियलाइज देयर वेरियस चेंजेस, येस, जो बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं स्पेशली जो एडोलेसेंस में आते हैं, राइट, तो उनके बारे में एक टीचर जो बच्चों को बता सकता है ताकि बच्चों के साइकोलॉजिकली कोई इफेक्ट ना पड़े, वो बहुत ज़रूरी है, स्मूथली वो प्रोसेस हो जाए और वो स्मूथली समझ भी जाए। नेक्स्ट इज कंडीशनिंग फॉर कोऑर्डिनेशन। देखिए बच्चे समझ भी पाएँ फिजिकल, मेंटल और अदर जो ग्रोथ उनकी हो रही है, राइट, एंड इट इज़ वेरी लाइक बेसिक इन एवरीवन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वेन एवर गर्ल्स लाइक प्यूबर्टी की एज पे दे आर स्टार्टिंग विद द मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, राइट, तो स्कूल में भी इसके बारे में बताया जाता है, घर पे भी बताया जाता है, सो दैट दे विल बी मेंटली रेडी फॉर दैट। इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू टेल देम, लाइक हम नहीं बताएंगे तो मे बी उनको साइकोलॉजिकली ऐसा लगे दिस इज हैपनिंग ओनली विद मी। सो सर्टेन थिंग्स आर very responsible for the society, for the like near and dear ones of the child, to tell them about the things that can happen with them in future, तो प्रायर उसके बारे में बता दिया जाए। नेक्स्ट इज इफेक्टिव रिस्पॉन्स। देखिए वी शुड सिक्योर इफेक्टिव एंड डिजायरेबल रिस्पॉन्सेज एंड प्रिवेंट और एलिमिनेट इनइफेक्टिव और अनडिजायरेबल वन। We should arrange conditions in a way that make desirable responses satisfying and not annoying, right। और देखिए responses
हमारे भी मतलब बच्चे ने कुछ कहा और कई बार हम बच्चे को ऐसे बोल देते हैं अरे बच्चा है कुछ भी बोल रहा है, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, हमें बच्चे की हर बात को सीरियस लेना चाहिए और उसको इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स करना चाहिए। इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगी मैं। आई हैव अ यंगर ब्रदर। एक बार माई मदर वॉज हैविंग एन आफ्टरनून नैप, ठीक है, वो दिन में सो रही थी। तो मेरा जो छोटा भाई है वो था 3 से 4 साल का। तो उसने मम्मी को बोला कि मैं जो है एक रिलेटिव के घर जा रहा हूँ मम्मी। मम्मी को लगा वो मजाक कर रहा है या खेल रहा होगा, उसमें बोल रहा है। मम्मी नैप में थी तो मम्मी ने उसको बोला हाँ तू चला जा। उसने लॉक खोला एंड वो जाने लगा। वो हमारे जो कॉलोनी है वहाँ की गेट तक भी पहुँच गया था। बट मतलब एक नेबर पर्सन है, उन्होंने देख लिया जिनकी वहाँ पे शॉप है, तो वो उसको घर पे वापस लेकर आए कि अकेला छोटा बच्चा कहाँ जा रहा है। तो देखिए वहाँ पे ज़रूरी था कि बच्चे का हर एक एक्टिविटी देखी जाए, उसको रिस्पॉन्स किया जाए, ऐसे ही उसकी बात जो है ना ले ली जाए हल्के में, राइट। नेक्स्ट इज प्रॉपर पनिशमेंट। देखिए पनिशमेंट शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय द पेरेंट्स टीचर्स, बट एक जुडिशियल वे में। नेगेटिव पनिशमेंट को हम कभी भी प्रेरित नहीं करते। पनिशमेंट पॉजिटिव वे में भी होती है, सॉफ्ट पनिशमेंट्स भी होती हैं। सो दैट शुड बी लाइक वो एक बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए सो दैट बच्चा जो है वो सही दिशा में जाए, राइट। सिक्स्थ इज पॉजिटिव ट्रेनिंग, ठीक है, अवॉइडेंस। और इसमें देखिए हम पनिशमेंट की, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, फिजिकल पनिशमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो डिस्कस अबाउट, ये था हमारा कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में भी डिस्कस करना है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब देखिए हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी इज लाइक विच वी हैव गॉट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, आवर पेरेंट्स बेसिकली, राइट। आपने देखा होगा किटन जो है वो कैट की तरह होती है, राइट। काफ जो है वो काऊ की तरह होगा, और ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, बेबी होता है, वो उन्हीं की तरह रिजेंबल करता है, राइट। तो ये लाइक दिस इज द प्रोसेस ऑफ द नेचर, राइट। अ काउ कैन नॉट गिव बर्थ टू अ ह्यूमन बींग बेबी, राइट। ये बहुत कॉमन चीज़ है विच वी ऑल नो। और बच्चे रिजेंबल्स किसकी तरह करते हैं, भाई बहनों की तरह, अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स की तरह, बुआ की तरह, चाचा की तरह, ठीक है, अपने जो क्लोज कज़न्स हैं, फर्स्ट कज़न्स हैं, उनकी तरह। तो ये रिजेंबलेंस होती है। ये कैसे मिली है, ये हेरिडिटी से मिली है। जीन्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है प्ले करने को, राइट। साथ में देखिए पर्सनालिटी ट्रेट्स भी देखेंगे, वो भी बच्चे के, जैसे अगर पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो जनरली देखा जाता है बेबी बच्चे में भी वो चीज़ हो। आप देखिए कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो, हमेशा मदर और फादर की हिस्ट्री पूछी जाती है, राइट, कि डायबिटिक तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, या और कुछ चीज़ तो नहीं है, राइट। क्योंकि हेरिडिटी से ये सब हमें जो है इनहेरिट हुई है, ये आपको विरासत में मिली हैं चीज़ें, राइट। फिजिकल फीचर्स हो गए, शेप हो गई, एंड सो ऑन, राइट। यही है हेरिडिटी, राइट। इसी को कहते हैं हेरिडिटी, राइट। ओके, अब एनवायरनमेंट की बात करें तो देखिए जिस एनवायरनमेंट में, जिसमें माहौल में हम पले बड़े होते हैं, बॉर्न एंड बॉटअप होते हैं, राइट। देखिए एक गांव का बच्चा है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, एक गांव का बच्चा है, ठीक है। वो गांव से जब छोटा था, 4-5 साल का था, तभी शहर में आ गया, राइट। उसका एक जो है छोटा भाई भी था जो उससे सिर्फ 1 साल ही छोटा था, वो वहीं गांव में रहा, ठीक है। वो अपने फादर के साथ यहाँ आ गया और वो बच्चा मम्मी के साथ वहाँ रह गया। अब आप देखोगे वो जो शहर में पला बड़ा है, उसकी आदतें, उसकी बोलचाल का तरीका, उसके सोचने समझने का तरीका, उसके गोल, उसका एम्बिशियस, उसकी नॉलेज अलग होगी। और एक जो गांव का बच्चा है उसकी ये सारी चीज़ें अलग होंगी। हैं वो दोनों देखिए सगे भाई, पर उन दोनों की चीज़ों में बहुत लाइक डिसिमिलैरिटीज़ होंगी।
सिमिलर नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें विपरीत होंगी। वो क्यों होंगी? क्योंकि एनवायरनमेंट का रोल है इसमें। सोशल, मॉरल, इकोनॉमिक और कल्चरल फोर्सेस, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, सभी ये एनवायरनमेंट के साथ जुड़े होते हैं, जो कि उन दोनों को अलग अलग मिले। ठीक है, देखिए एनवायरनमेंट हम चेंज भी कर सकते हैं। मे बी आज आप गांव में रह रहे हो, फिर कल को आप शहर में आ गए, राइट? आप उस ढंग में ढंग गए, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उस माहौल में आप जो है रंग गए, लेकिन हेरिडिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज योर बायोलॉजिकल पेरेंट्स, राइट? ये तो प्रकृति की देन है, राइट? तो यहाँ पे एनवायरनमेंट इज चेंजेबल बट हेरिडिटी इज नेवर चेंजिंग, राइट? ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा प्रोसेस। अब देखिए इसमें टीचर का क्या रोल है, इसको आप एक बार रीड करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर। ठीक है, अब थोड़ा बहुत मैं एक दो पॉइंट्स जो आपको बता देती हूँ। इसमें बेसिकली आपको डालना है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में टीचर का रोल क्या है। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं क्लास में, तो टीचर को ये समझना पड़ेगा कि हर एक बच्चा फर्स्ट नहीं हो सकता है, या हर एक बच्चा ही स्लो लर्नर नहीं हो सकता है। उसकी क्लास में हर तरह के बच्चे होंगे, तो वो उसको रिस्पेक्ट करे। एंड एवरी चाइल्ड इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड, और वो अपनी जो टीचर है वो अपनी ड्यूटी को लाइक प्रॉपरली निभाए, राइट? साथ में गाइडेंस प्रॉपरली टीचर के द्वारा दिया जाए। ऐसा बच्चा ना रह जाए कोई भी कि जिसके टैलेंट्स हिडन रह जाए। टैलेंट्स, सब बच्चों के हिडन टैलेंट्स बाहर आए, राइट? एंड कोई बच्चा जो लाइक लेट सपोज शहर में स्कूल है, राइट? बच्चा गांव से आया है, तो इस कंडीशन में टीचर उस एनवायरनमेंट में उसको लाइक मौका दे, एक अच्छे से उसको ढलने का, एक जो है एनवायरनमेंट वहाँ पे जो नया एनवायरनमेंट उसके लिए है, तो उसमें एडजस्ट करवाए, राइट? दूसरी चीज़ देखिए, ये इंक्लूसिव एजुकेशन में होता है। जैसे लेट सपोज आजकल तो जॉब्स भी ऐसी हैं, किसी की जॉब दिल्ली में लग गई है और वो आया है केरला से, साउथ इंडिया से, तो वहाँ से भाषा अलग, रहन सहन अलग, खाना पीना अलग, सब कुछ अलग है, राइट? तो यहाँ पे अब देखिए उनकी हेरिडिटी भी अलग है। मे बी वहाँ पे उनके कलर्स भी जो हैं, स्किन कलर्स उतने फेयर ना हो जितने नॉर्थ इंडिया में होते हैं, तो उसके बेसिस पे पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए बच्चे के साथ। इस चीज़ का ध्यान रखना भी टीचर की जिम्मेदारी होती है। साथ में नए एनवायरनमेंट में बच्चा अच्छे से एडजस्ट हो जाए, ये ध्यान रखना भी टीचर की जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से देखिए बहुत सारे रोल हैं टीचर के। ये तो कुछ यहाँ पे गिने चुने लिखे हैं, आप अपने अनुसार लिखिएगा दोस्तों, ठीक है? दीज आर, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन पियाजे की थ्योरी से है। जीन पियाजे की थ्योरी पे भी एक कंफर्म क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। इनकी थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, राइट? देखिए पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, मैं आपको एक बार में उस थ्योरी को समझाना चाहूँगी, सिर्फ एक फ्लो चार्ट की मदद से। ये फ्लो चार्ट बहुत ज़रूरी है, तो डायरेक्टली फ्लो चार्ट पे स्विच करते हैं दोस्तों। ये है वो फ्लो चार्ट। जीन पियाजे का जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, वो 4 पार्ट्स में है बेसिकली। पहली है सेंसरी मोटर, देन प्री ऑपरेशनल, देन कॉन्क्रीट, एंड देन स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है? सेंसरी मोटर में 1 2 3 4 5 6 स्टेजेस आते हैं। इन 6 के आपको नाम याद करने हैं और सिर्फ लिखने हैं, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसके अंदर ये 2 पर्टिकुलरली आते हैं। इनको भी बस फ्लो चार्ट में मेंशन करना है, आगे लिखने की इनके बारे में ज़रूरत नहीं है। मेन जो ज़रूरत है आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों के बारे में लिखना है। सबसे पहले बात करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज की। देखिए जब बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू वर्ल्ड को जानता है, ठीक है, सेंसेस के थ्रू, वो सेंसेस से ऑपरेट करता है। यहाँ पे मतलब दुनिया की समझ सिर्फ सेंसेस के थ्रू है उसको। सो बेसिकली हम यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस, राइट? फर्स्ट वाले में एज ग्रुप की बात करें तो बर्थ से
2 ईयर्स तक ये स्टेज रहती है सेंसरी मोटर स्टेज। इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से 7 साल तक। ठीक है, अब देखिए आप बोलेंगे सिर्फ इतना तो हम नहीं लिख सकते हैं, और भी लिखना है। तो देखिए जो भी आपने अपने आसपास कोई बच्चा देखा होगा, ठीक है, बर्थ से लेके 2 साल तक जो भी बच्चा करता है वो आप यहाँ पे लिख दो। रटा रटाया आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। पियाजे ने कुछ लाइक वही ऑब्जर्व किया था जो बच्चे करते हैं, ऐसा कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया जो बच्चे नहीं करते हैं। उन्होंने अपनी थ्योरी में वही लिखा है। तो बर्थ से 2 ईयर्स तक जो आपकी ऑब्जर्वेशन है बच्चों के बारे में, आप वो लिख सकते हो। बेसिकली मेन है यहाँ पे बच्चे अपने सेंसेस के थ्रू, एक्शंस के थ्रू वर्ल्ड को जानते पहचानते हैं। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल होता है 2 से 7 साल का बच्चा। यहाँ पे देखिए बच्चा अंडरस्टैंड करता है वर्ल्ड को थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजेस, थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजेस। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल है 7 से 12 साल का बच्चा। ठीक है, एडोलेसेंस से पहले तक का बच्चा। यहाँ पे देखिए बच्चा अंडरस्टैंड करता है वर्ल्ड को थ्रू लॉजिकल थिंकिंग एंड कैटेगरीज, थ्रू लॉजिकल थिंकिंग एंड कैटेगरीज। ये वर्ड लिखने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद स्टेज ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मल ऑपरेशन है 12 ईयर्स। ठीक है, ऑनवर्ड्स। इसमें जो बच्चा है वो अंडरस्टैंड करता है वर्ल्ड को थ्रू hypothetical thinking and scientific reasoning। देखिए ये टॉपिक मैंने आपको बहुत उम्दा तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जीन पियाजे की वीडियो का। उस लिंक पे जाके क्लिक करो आप, आपको पूरी थ्योरी जो है बहुत अच्छे से समझ आएगी दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस? डिस्क्राइब द कॉजेज एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटर एंड इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल चिल्ड्रन, ओके। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस इस कि कोई भी 2 बंदे जो हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते। एक ही कोख से जन्मे ट्विंस, देखिए, या भाई बहन भी, वो भी बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। उनमें भी दिन रात का अंतर होता है। ट्विंस में नहीं होता है। शक्ल सेम हो सकती है, हाइट सेम हो सकती है, वेट सेम हो सकता है, लेकिन जो है व्यवहार, बहुत सारी और चीज़ें जो है वो अलग होंगी, राइट, वो भिन्न करेंगी, डिसिमिलैरिटीज होंगी। ये नेचर का रूल है। देखिए डिसिमिलैरिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, राइट। तो कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं है। उनका आईक्यू लेवल अलग होगा, उनकी समझ अलग होगी, तौर तरीके अलग होंगे, आदतें अलग होंगी, बहुत चीज़ें अलग होंगी ज़रूर, राइट। सो यही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, राइट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को 2 तरह से हम कैटेगराइज करते हैं। पहला है इनहेरिटेड और दूसरा है एक्वायर्ड। इनहेरिटेड वो होते हैं जो लाइक पहले से हैं, ठीक है, मिले हैं आपको, फिजिकल आपको आपकी हेरिडिटी से मिले हैं, आप कैसे दिखते हो। देखिए बहुत लोग अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, राइट। जो किसी को अपना कलर पसंद नहीं होगा, किसी को अपने हेयर स्टाइल पसंद नहीं होगा, या जैसे बाल हैं मे बी करली हो, उसे स्ट्रेट चाहिए हो, स्ट्रेट हैं करली चाहिए हो, सो ऑन। किसी को अपनी हाइट नहीं होगी, कोई बहुत लंबा है उसको उतनी लंबी हाइट नहीं चाहिए हो, किसी कोई शॉर्ट है उसको लंबी हाइट चाहिए हो, ठीक है, कोई मोटा है उसको पतला होना हो, कोई पतला है उसको मोटा होना हो। मतलब एवरीबडी इज़ लाइक फिजिकल आपको जो है, पर आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। उसको क्यों नहीं कर सकते? देखिए आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह काफ़ी चीज़ें आ गई हैं फिर भी, बट आप उसको 100% चेंज तो नहीं कर सकते हो। जो आपको चीज़ें विरासत में मिली हैं, बाय नेचर हेरिडिटी मिली हैं, राइट। मेंटल,
देखिए मेंटल भी आपको आईक्यू लेवल भी जो है लाइक वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट ब्रॉडली मेंटल थिंग्स आर ऑल्सो यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर हेरिडिटी, फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, राइट। अब देखिए चांसेस यहाँ पे क्या होते हैं, अगर मदर और फादर दोनों का आईक्यू लेवल एवरेज है तो बच्चे का भी एवरेज होगा, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक्सट्रीम अलग नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परामेंट। देखिए टेम्परामेंट भी, जैसे मैंने ऊपर भी आपको एग्जांपल दिया, अगर पिताजी को बड़ा गुस्सा आता है तो जनरली देखा जाता है बच्चों में भी गुस्सा होगा, ठीक है। ये एग्जांपल माँ के लिए भी हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा टेम्परामेंट मतलब आदतें, सोचने समझने का तरीका थोड़ा सा उस तरह का हो सकता है, राइट। टेम्परामेंट बेसिकली एग्रेसिवनेस से, मूड स्विंग से आप इसको एग्जाम्पल जोड़ सकते हो। एक्वायर्ड हैं जो आपको विरासत में नहीं मिले, हेरिडिटी से नहीं मिल रहे हैं, बल्कि आपने रह कर एक्वायर किए हैं। सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और इमोशनल एक्वायर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए। सोशल, आप कहाँ पले बड़े हो, ठीक है। कल्चर, आप कौन से कल्चर में थे, फॉर एग्जांपल देखिए सोशल का तो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, एक गांव का और शहर का एग्जांपल, वही इसमें फिट होता है। कल्चर का हो गया, देखिए एक अमेरिकन बच्चा ले लो और एक इंडियन बच्चा ले लो, ठीक है। वो कुछ और लैंग्वेज बोलता है, वो कोई और फेस्टिवल्स मनाता है, वो कुछ और पहनता है। हम इंडियंस, अलग खाना पीना है, अलग फेस्टिवल्स हैं, अलग खान पान है, तौर तरीके अलग हैं, राइट। एजुकेशनल, देखिए जैसी एजुकेशन हमें एक्वायर हुई है उस हिसाब से हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हो जाते हैं। आप एक अनपढ़ और एक इलिटरेट और एक लिटरेट पढ़े लिखे बंदे के बीच डिफरेंस देख सकते हो। अगला है इमोशनल। देखिए इमोशनल भी एक्वायर्ड है, आपके कैसे इमोशंस है कैसे नहीं, ये भी एक्वायर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, राइट। ओके आगे बढ़ेंगे। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में है, एक बार आप इसको रीडिंग ज़रूर दीजिएगा, अदरवाइज प्रॉपरली समझ नहीं आएगा। व्हाट इज़ प्ले, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, और गेम्स और स्पोर्ट्स के बीच क्या डिफरेंस है। देखिए प्ले को अगर आपको समझना है ना, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रही हूँ, इसमें मैंने आपको प्ले का कंप्लीट टॉपिक कराया हुआ है, तो दोस्तों आप इसको ज़रूर देखिएगा। मैं इसको समझा नहीं रही हूँ क्योंकि अपने आप में एक ईजी कॉन्सेप्ट तो है, पर कितना लिखें और क्या लिखें वो समझ नहीं आता है, तो इसलिए प्ले की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जीन पियाजे का भी, प्ले का भी, और बाकी भी लिंक्स देखिए, और भी जितने भी टॉपिक्स हैं उनके अलग अलग लेक्चर्स के लिंक मैं पोस्ट करूँगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। साइन लर्निंग थ्योरी टॉलमैन की। देखिए टॉलमैन की जो लर्निंग थ्योरी है वो 1948 में दी गई थी। ये यहाँ पे बिहेवियरिज्म के, कि स्टिमुलस के थ्रू लर्निंग होती है, वो जो थ्योरी थी उसको अपोज करती है, उसको चैलेंज करती है। इस थ्योरी का मानना ये होता है कि जितने भी पीपल हैं, एनिमल्स हैं, वो लर्निंग में एक्टिव हैं, ठीक है, वो एक्टिव हैं ना कि पैसिव, ठीक है। और बिहेवियरिज्म की थ्योरी को ये थ्योरी चैलेंज करती है। कब दी गई? 1948 में, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जो है बैठे बिठाए अपने आप लर्न नहीं की जा सकती है, उसमें एक्टिव रहकर ही लर्निंग होती है, राइट। ये बात बिल्कुल सही भी है, राइट। बैठे बिठाए आपने भी सुना होगा, कोई भी चीज़, और ऑब्जर्व भी किया होगा, कोई भी चीज़ अपने आप नहीं आएगी, राइट। ये यहाँ पे बिलीव करते थे कि इंडिविजुअल डू मोर देन मेरली रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, राइट। लोग मतलब ज़्यादा करते हैं कि जितना स्टिमुलस रिस्पॉन्स करता है उससे ज़्यादा। रीइंफोर्समेंट जो है वो वॉज नॉट द पार्ट, लाइक नेसेसरी पार्ट टू लर्न, ठीक है। मतलब रीइंफोर्समेंट है तो भी लर्निंग होगी, नहीं है तो भी लर्निंग होगी, ये यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म यूज होती है कॉग्निटिव मैप। कौन सी? कॉग्निटिव मैप। अब ये क्या है, ये कौन सी टर्म यहाँ पे कॉइंड करी गई टॉलमैन के द्वारा? इसमें बेसिकली देखिए, आपने एक नई बिल्डिंग में जा रहे हो, ठीक है। आप बिल्डिंग में गए, आप को जहाँ जाना है आप रिसेप्शन पे जाते हो, वहाँ पे पूछते हो कि ये पर्टिकुलर रूम नंबर कहाँ है, राइट। आप वहाँ तक पहुँचे,
वहाँ तक जाने का रास्ता, सीढ़ियाँ, लिफ्ट, अंदर एंट्रेंस पे क्या है कैसा नहीं है, तो ये आपका एक मैप बन जाता है, राइट, मैप, कॉग्निटिव मैप बन जाता है कि ऐसे ऐसे जाना है, सबसे पहले इस दरवाजे से अंदर जाना है, फिर सीढ़ियाँ चढ़नी है, फिर वहाँ पे पूछना है या वहाँ से टोकन लेना है, फिर इस फ्लोर पे जाना है, राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, तो एक कॉग्निटिव मैप बन जाता है। ये टर्म यहाँ पे जो है ये भी लर्निंग है, ठीक है, तो ये टर्म यहाँ पे जो है कॉइन करी टॉलमैन ने, राइट, ओके। साथ में देखिए एक मेज़ का एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, एक मेज़ थी कुछ ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और इसमें एक चूहे को छोड़ दिया था, एक रैट को छोड़ दिया था टॉलमैन ने, और कंडीशन ये थी, तो इस मेज़ में बेसिकली क्या था, कहीं पे डोर्स लगे हैं, कहीं पे कर्टेन्स लगे हैं, और कुछ मैनिपुलेट करने के बाद एक जगह फूड बॉक्स था, घूम फिरा के जो चूहे को है उन चूहों को यहाँ तक आना था, ग्रुप ऑफ चूहे थे, ठीक है, बहुत सारे, तो वो जैसे ही यहाँ बाहर रास्ते पे आ जाते थे तो उन्हें बाहर निकाल लिया जाता था और वो फूड बॉक्स से खाना खा सकते हैं अपना, ठीक है, मतलब खाना खा लिया फिर फूड बॉक्स से बाहर भी निकाल लिया। तो ऐसा उनके साथ कुछ दिनों तक किया जाता है, फिर उनको दोबारा रखा जाता है, तो वो बाहर तो निकलाते हैं लेकिन खाना नहीं दिया जाता है, तो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट उन पे किया जाता है, और इसमें देखा जाता है कि जब फूड नहीं मिल रहा है तो भी वो लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनकी लर्निंग हो चुकी है, अगर रिवॉर्ड है तब भी और नहीं है तब भी वो बाहर आ रहे हैं, राइट। ये बेसिकली इसका कंक्लूजन था। बाकी देखिए टॉलमैन की साइन लर्निंग थ्योरी जो है डिटेल में मैंने आपको पढ़ाई हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से लिंक दे दिया है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा अच्छे से। 3 लॉज हैं, इन तीनों के बारे में लिखना है आपको, उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाई हुई है। आगे बात करेंगे ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। देखिए इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक से क्या फ़ायदा होगा, आपको लग रहा होगा टीचर जो है आपको क्यों ये वीडियो में नहीं बता रही हैं। देखिए ये है चाइल्ड साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट, ठीक है, इसकी जो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो ये थ्योरीज हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बीएड में ही नहीं, आपके टीचिंग कोर्स में ही नहीं, आगे आपके सीटेट में या स्टेट टेट में भी हेल्प करेंगी, तो इनको थोड़ा सा सावधानी से और अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ज़रूरत ये है कि आप इनको पूरी देखें। मैं चाहूँ तो अभी भी आपको 2 से 5 मिनट के अंदर इसको समझा दूँ, पर वहाँ कंप्लीट लर्निंग नहीं होगी, इसलिए मेरा प्रयास है कि आप लिंक पे जाएं, उस लिंक को क्लिक करें, पूरी वीडियो देखें, ठीक है, तो प्लीज़ ज़रूर ऐसा करिएगा। सोच समझ के ही कोई सजेशन आपको दिया जाता है, प्लस वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स पीपीटीज आपको मिलेंगी जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आप लिख भी सकते हो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रीवेशन। देखिए डेप्रीवेशन है वो बच्चे जिनको प्रॉपरली जो सुख सुविधाएं हैं वो प्राप्त नहीं हुई, राइट। देखिए जनरली जो बच्चे स्लम एरियाज़ में रहते हैं, राइट, जो बच्चे पॉवर्टी के कारण चाइल्ड पॉवर्टी का शिकार होते हैं, राइट, या जो बच्चे उनके पास प्रॉपरली एक्सेस नहीं होता रिसोर्सेज का, या डेली की जो एक ज़िंदगी में रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें लिविंग के लिए उनका भी, ठीक है, वो होते हैं डिप्राइव्ड बच्चे। देखिए इन बच्चों का ये दूसरा पार्ट है कि ऐसा चाइल्डहुड, ऐसा बचपन जो पॉवर्टी में, गरीबी में या ग्लोबलाइजेशन में बीता हो, वो कैसा होगा, राइट। तो देखिए डेप्रीविएशन में आप एक अच्छी लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, राइट, एक हैप्पी लाइफ तो बिल्कुल नहीं होती है, राइट। थिंक ऑफ द पीपल दैट यू नो एंड इंटरेक्ट ऑन डेली बेसिस, राइट। कुछ लोग होंगे जो ऐसी कैटेगरी से भी, लाइक योर मेट्स, उनके बच्चे, क्या उनके पास प्रॉपर एक्सेस है जितनी फैसिलिटीज़ और जितने रिसोर्सेज आपको एक्सेसिबल हैं, तो डेफिनेटली द आंसर इज़ नो, राइट। तो वो कहलाएगा यहाँ पे डेप्रीवेशन। बच्चों के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा हम इसको जोड़ेंगे, बाकी डिप्राइव्ड की बात करें तो बहुत चीज़ें का डेप्रीविएशन हम इस पे जोड़ सकते हैं, राइट। कोई भी एक एग्जांपल के साथ आप डेप्रीविएशन बता सकते हैं, जैसे कि उनके पास प्रॉपर एजुकेशन, उतने अच्छे स्कूल्स की फैसिलिटी नहीं होगी, उतने अच्छी वर्क बुक्स की, उतनी अच्छी प्रैक्टिस बुक्स की सहायता वो नहीं खरीद पाते होंगे, उतना अच्छा स्टेशनरी मटेरियल नहीं होता होगा, राइट। क्लोथ्स हो गए, लिविंग हो गई, मे बी वो सिर्फ एक रूम में रहते हो, ठीक है,
तो वहाँ पे पढ़ने के लिए स्पेस प्रॉपर नहीं होगा, मे बी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ ना हो, तो ये सब डेप्रीविएशन ही है। सोशल सर्कमस्टांसेस, सोशल डेप्रीविएशन भी होगा उनका, वो किस माहौल से आते हैं, कहाँ से आते हैं, राइट। एक पुअरली अम्ब्रेला उनके इर्द गिर्द होगी, राइट। तो इस कंट्रास्ट में आपको ये बताना है। अब देखिए पॉवर्टी और ग्लोबलाइजेशन के वजह से, देखिए ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन के बहुत फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी है लेकिन फ़ायदे भी बहुत हैं, राइट। देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज के टाइम में सबको काम भी मिल पा रहा है, ठीक है, चाहे वो लो इनकम हो, हाई इनकम हो, बट मिल रही है, राइट। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट की आ रही हैं। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो देखिए इंडस्ट्री सेटअप होती हैं, राइट। इंडस्ट्री सेटअप हुई ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो उसके साथ साथ कॉलोनीज़ का भी सेटअप होता है, अर्बनाइजेशन भी होता है। अर्बनाइजेशन हुआ तो इन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी आती है, चाहे वो फैक्ट्रीज़ में हो या अर्बनाइजेशन के कारण घरों में हो, तो हर जगह इनको जो है जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो ये एटलीस्ट अपनी डे लिविंग कमा सकते हैं, राइट। तो ये ग्लोबलाइजेशन का हो गया। पॉवर्टी की बात करें तो देखिए पॉवर्टी अपने आप में एक ऐसा एहसास है जिसको सिर्फ जिया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, राइट। उनके पास प्रॉपर सैनिटेशन, हेल्थ केयर, क्लीन वाटर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी, प्रॉपर लाइवलीहुड नहीं होगा, प्रॉपर मतलब आप समझ रहे हो डेली वाली चीज़ें, राइट। उनके लिए वादे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा बहुत किए जाते होंगे, बट देन ऑल्सो दीज पीपल आर वेरी पावरलेस। जो मिडिल क्लास है, जो हाई क्लास पीपल हैं, वो हमेशा पुअर पीपल उन पे डिपेंडेंट रहते हैं, राइट। और देखा गया है वो उनको कुछ समझते भी नहीं है। ये मेजॉरिटी की है, एक्सेप्शंस हमेशा हो सकते हैं देखिए, लेकिन मेजॉरिटी में यही है। देखिए हम डोमिनोज जाते हैं, हम मैकडोनल्ड्स जाते हैं या बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं, हम वहाँ बार्गेन नहीं कर पाते। व्हेन वी सी इट, एक वेजिटेबल वेंडर है या फ्रूट वेंडर है, वी ऑलवेज बार्गेन ओवर देयर, द पर्सन हु इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड, राइट। तो ये डिफरेंस है, राइट। और ऐसा चाइल्डहुड बहुत ही, देखिए उस बच्चे को हो सकता है वो बच्चे किसी गलत आदत में पड़ जाए, घर का माहौल अच्छा ना हो, उस वजह से खाना प्रॉपर ना मिलता हो, तो यहाँ पे देखिए वो स्मोकिंग वगैरह की तरफ जो है चले जाएं, ठीक है। सो दैट आई डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, बट येस रिसर्च शोज कि येस उनको ऐसा लगता है कि उससे जो है भूख कम लगेगी, नशे की तरफ चले जाएं पॉवर्टी के कारण, क्योंकि वो इतने डिप्रेशन में और इतनी प्रॉब्लम्स और इश्यूज में होते हैं, राइट। मे बी सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो जाएं, जो लोग कई बार कर्जा ले लेते हैं, वो कर्जा छोटा सा ही होता है बट उनके लिए वो बहुत बड़ा होता है और वो नहीं दे पाते हैं, राइट। सो देखिए यही सब चीज़ें हैं, इनको ही आपको एक्सप्लेन करना है। ये एक ऐसा टॉपिक आपने कुछ ना भी पढ़ा हो ना, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द का है, सोशल टॉपिक है, तो भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 साथ में है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी, ये यहाँ पे 9 शुरू हो गया। बेसिकली है ट्रायल एंड एरर की थ्योरी थॉर्नडाइक की, और यहाँ पे है गार्डनर की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, राइट। थोड़ा थोड़ा मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सभी का मिलेगा, तो प्लीज़ देखिएगा, ठीक है, डिटेल में थोड़ा सा देख लीजिएगा। हार्डली देखिए आपको इस वीडियो के बाद 1 से 2 घंटे और देने पड़ेंगे और वो सारी वीडियोस आप देख लेंगे। मात्र 3 से 4 घंटे में आपका पूरा सिलेबस हो रहा है, राइट। तो वो ज़रूर करिएगा, थोड़ा सा गैप्स ले लेके करिएगा बीच में 15-15 मिनट के, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। जो थॉर्नडाइक की यहाँ पे थ्योरी है उसमें बेसिकली देखिए कैट होती है, उस कैट को एक केज में रखा जाता है, ठीक है। और उस केज की मैनिपुलेशन कुछ इस प्रकार से होती है कि वहाँ पे एक एक लीवर लगा होता है, उसको प्रेस करके जैसे ही वो प्रेस करेगी तो वो बाहर आ सकती है। तो देखिए इस केज को बेसिकली पजल बॉक्स बोला जाता है, ठीक है। E.L. थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम था, ठीक है। तो ये पजल बॉक्स में एक हंग्री कैट को रखते हैं, कैट को नॉर्मल नहीं रखते हैं कि उसके हंग्री होने का वेट करना पड़ेगा, टाइम बचाते हैं, डायरेक्टली हंग्री कैट को रखते हैं।
अब बाहर रख देते हैं फूड उसका, तो कैट भूखी होती है, वो बाहर आने की कोशिश करती है, ठीक है, काफ़ी देर तक कोशिश करती है, असफल रहती है, ठीक है। फिर जो लीवर था वो उससे बाय चांस प्रेस हो जाता है, गेट खुल जाता है, वो बाहर आती है, खाना खाती है, अपनी भूख को शांत कर लेती है, राइट। ऐसा रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि हर बार जो है उसे टाइम कम लगा, क्योंकि वो समझ गई थी दूसरी बार तक कि मैंने ऐसी कोई मूवमेंट की है जिससे मैं बाहर आ गई, और 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद उसको पूरी मैनिपुलेशन पता चल गई थी कि ये लीवर है, इसको मैं प्रेस करूँगी तो ये मैं इससे गेट खुल जाएगा और मैं बाहर जा सकती हूँ और खाना खा सकती हूँ, अपनी भूख शांत कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट था ट्रायल एंड एरर का। बाकी आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। बच्चों के साथ कैसे जोड़ा गया कि भाई बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है, एक चीज़ आप सिखा देते हो तो रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम से जो है वो भी सीखने लगते हैं और एक टाइम के बाद वो भी प्रोफिशिएंट हो जाते हैं उसमें, राइट। अब गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है। देखिए इसमें गार्डनर ने बोला है कि हर इंसान जो है उसमें अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। वो ये सारी इंटेलिजेंस है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंशन है, किसी किसी बुक में आपको 9 भी मिलेंगी, ठीक है। तो बेसिकली हमें डालनी 80 है। पहली है लिंग्विस्टिक, जो लोग वर्ड्स के साथ, लैंग्वेज के साथ अच्छे होते हैं, ये जनरली किस प्रोफेशन में मिलेंगे, ये राइटर्स होंगे, ऑथर्स होंगे, ठीक है, ये स्टोरी राइटर्स होंगे, ठीक है, ये लैंग्वेज टीचर्स होंगे, ठीक है। दूसरे लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस वाले, जिनका मैथ्स अच्छा होता है, ये लोग मैथमेटिशियंस होंगे, इनका फिज़िक्स अच्छा होगा, फिजिशियंस जो हैं फिज़िक्स के लोग ये हो सकते हैं, आई डोंट नो इसको क्या बोलेंगे एग्जैक्टली और ये लोग अकाउंटेंट हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्पाशियल इंटेलिजेंस, स्पाशियल इंटेलिजेंस आर द पीपल हु विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट्स थिंग्स, राइट। तो ये देखिए जो अपने आसपास की चीज़ें हैं उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं क्रिएटिव वे में, राइट, लाइक पुटिंग द पजल्स टुगेदर, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एट्सेट्रा, ठीक है, जो मतलब देख के करने वाले टास्क हैं, तो ये जनरली यहाँ पे पेंटर्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं। देन म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो लोग म्यूज़िक में अच्छे होते हैं, डेफिनेटली देखिए ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो सकते हैं, सिंगर्स हो सकते हैं, राइट। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जो अपनी बॉडी से मूवमेंट से अच्छे होते हैं, ऐसे लोग एरोबिक्स में होंगे, योगा में होंगे, डांसर्स होंगे, राइट। नेचुरलिज्म, जो लोग प्रकृति को अच्छे से समझते हैं, नेचुरलिस्टिक इन नेचर होते हैं, बाबा रामदेव का एग्जाम्पल ले लो आप यहाँ पे, ठीक है, उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। या और भी लोग हो गए जो जूलॉजी से जुड़े हैं, एग्रीकल्चर हो गए, फार्मर्स हो गए, ठीक है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, देखिए इंट्रा और इंटर दो हैं, ठीक है। एक फर्स्ट जो है दिस इज इंटर, देखिए जब आपकी दूसरों से इंटरेक्ट करने की क्षमता अच्छी होती है, राइट, आप दूसरों को जल्दी सी फ्रेंड्स बना लेते हो या उनको कन्विंस करने की पावर आपको होती है, ये एक्सट्रोवर्ट किस्म के लोग होते हैं। और ऐसे लोग जनरली कैसे प्रोफेशंस में मिलेंगे, लाइक सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होंगे, सेल्स मैन होंगे, ठीक है, ऐसे लोग। देन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जब आप खुद को समझने में अच्छे होते हो, राइट, जब आप खुद की सेल्फ अवेयरनेस वगैरह आपको अच्छे से होती है, तो ऐसे लोग भी देखिए स्टोरी राइटर्स भी हो सकते हैं, राइट, जैसे कि चेतन भगत, ठीक है, वो अपनी स्टोरीज लिख देते हैं, राइट। या जो लोग ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं, वो लोग जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, वो लोग, राइट। सो ये यहाँ पे हो गया गार्डनर की थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 9, पेरेंटिंग स्टाइल कैसे इन्फ्लुएंस करता है चाइल्डहुड और एडोलेसेंस को। देखिए 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, इस पे भी वीडियो चैनल पे है, ज़रूर देखिएगा, अगेन मैं लिंक दे रही हूँ। 4 टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल्स होती हैं, मैं थोड़ी सी अलग बताऊंगी जो यहाँ पे आपको दिया है उससे। पहली है अथॉरिटेटिव, दूसरी है अथॉरिटेरियन, तीसरी है निग्लेक्टफुल,
एंड फोर्थ है परमिसिव। परमिसिव से ही शुरू करते हैं। देखिए, परमिसिव पेरेंट्स आर चाइल्ड ड्राइवन, रेयरली गिव्स और इन्फोर्स रूल्स। ठीक है, कोई भी बच्चे पे पाबंदी नहीं लगाते हैं, बहुत बच्चे को इजाज़त हर चीज़ की दे देते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं ना, माँ की लाडली या माँ का लाडला, ठीक है, घर का लाडला, तो उस तरह के बच्चे यहाँ पे। देखिए, ये बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सोशल आपको मिलेंगे, कोई रोक टोक इन पे नहीं होती है, राइट। एंड यहाँ पे बच्चे जो जनरली जितना देखा गया वो बिगड़ जाते हैं, राइट, क्योंकि इनको ज़्यादा इजाज़त दी हुई है, घर वालों ने ज़्यादा ही परमिशंस दी हुई हैं। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है बच्चे पे। अगली पे आते हैं, वो है अथॉरिटेटिव। दिस वन अथॉरिटेटिव जो है, यहाँ पे देखिए जो पेरेंट्स हैं वो सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर विद द चाइल्ड। ठीक है, मिलजुल कर रहेंगे, बच्चों के लिए सेट क्लियर रूल्स और एक्सपेक्टेशंस सेट हैं, राइट। दे हैव ओपन कम्युनिकेशन एंड नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज अबाउट द थिंग्स जो पेरेंट्स की हैं। मतलब बच्चा पेरेंट्स दोनों एक दूसरे की सुनते हैं, थोड़ी बहुत रोक टोक होती हैं जितनी होनी चाहिए, ज़्यादा इजाज़त भी नहीं देते हैं कि खुले हाथ से बच्चे को बिल्कुल जो कुछ भी बोल रहा है बच्चा वो कर नहीं दे रहे हैं परमिसिव की तरह, और ना रोक टोक करते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ अथॉरिटेरियन। देखिए, यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वन वे कम्युनिकेशन होता है, जो पेरेंट्स ने बोल दिया वही बच्चे के लिए सही होगा, बच्चे की बिल्कुल नहीं सुनते हैं, अपनी चीज़ जो है वो बच्चे पे थोप देते हैं, वो होते हैं अथॉरिटेरियन। यहाँ पे बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होगा, पेरेंट्स को पसंद नहीं करेगा, घर में कुछ नहीं बोलेगा, बाहर उसकी एक अलग पर्सनालिटी होगी, इस किस्म का बच्चा मिलेगा। चौथी जो सबसे खतरनाक स्टाइल की पेरेंटिंग होती है, जिसको सबसे वर्स्ट माना गया है, वो है निग्लेक्टफुल, जहाँ पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है बच्चे से, बस बच्चे को पैसे देना उसके पालन पोषण के लिए, उसके स्कूल की फ़ीस भरना, बाकी ये महीने महीने तक या कुछ बहुत टाइम तक मिलते नहीं हैं, बच्चे से बात कर ही नहीं करते हैं। जनरली जो वर्किंग बड़े बड़े लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जिनके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, जस्ट पैदा कर दिए हैं और खर्चा पानी चला रहे हैं, दैट्स इट, वहाँ तक होता है, राइट। ऐसे देखिए, पेरेंटिंग कुछ कुछ आप सेलिब्रिटीज़ की देख सकते हो कि वो नैनी वगैरह रख देते हैं अपने बच्चे के लिए, उनके पास खुद के लिए टाइम नहीं होता, राइट। सो वो निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग होती है, राइट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज कंडीशनिंग? डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। सबसे पहले तो कंडीशनिंग वर्ड का ही मतलब समझेंगे। देखिए, कंडीशनिंग एक ऐसी टाइप की लर्निंग है जहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिससे आपको ह्यूमन का बिहेवियर या रिस्पॉन्सेस देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि उस लर्निंग में एक स्टिमुलस और एक ट्रिगर है। ठीक है, एक ट्रिगर है, एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को वो करने पे मजबूर कर रही है। फोर्स है, एक फोर्स, एक्सटर्नल इंटरनल कुछ भी हो सकती है। एक ट्रिगर है, एक स्टिमुलस है, वो रिस्पॉन्स करेगा बंदा उस स्टिमुलस पे, राइट। देखिए, इसकी भी एक बहुत ही अलग साइकोलॉजी है स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस की, राइट। मतलब ऐसी कंडीशंस को पैदा कर देना जहाँ पे इंसान ट्रिगर होके एक रिस्पॉन्स दिखाए। ये बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने किया है। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग भी ऐसी ही कंडीशनिंग है कि ऐसी कंडीशंस रख दो कि रिस्पॉन्स मिले और लर्निंग हो ही हो, राइट। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। पहली जो है वो है पैवलोव की। देखिए, पैवलोव ने एक डॉग को जो है एक उसमें रख दिया था, यहाँ पे डायग्राम भी है, अगर आप बना सकें तो देखिए इसको बना भी दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, एक डॉग को रखा, ये तो प्रॉपर पिक्चर नहीं है, बेसिकली एक डॉग को रखा था, मैं आपको फ़ोटो के साथ ही समझाती हूँ। तो देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, इस तरीके से डॉग को जो है वो टाई अप किया गया था। इसमें जो डॉग की यहाँ पे देखिए नेक वाला हिस्सा था, इसको ऑपरेट किया गया था, और ऑपरेशन के थ्रू इसके यहाँ पे देखिए एक पाइप डाला गया था, और ये एक सलाइवा कलेक्ट हो जाए एक ऐसा डिवाइस था। ठीक है, और यहाँ पे ये मेजर करता था कि कितना सलाइवा इकट्ठा हुआ है।
ये एक टेबल थी और इस पे यहाँ पे खाना रखा था, बेसिकली यहाँ से खाना आता था, ठीक है, ये खाली रहती थी वरना खाना यहाँ से कुछ आता था। ये स्क्रीन थी और इस स्क्रीन के पीछे जो थे पावलोव थे। स्क्रीन इस हिसाब से डिज़ाइन थी कि पावलोव तो डॉग को देख सकते हैं, लेकिन डॉग जो है वो पावलोव को नहीं देख सकता है, वन साइडेड दिखता था। अब देखिए यहाँ पे एक घंटी बजाई जाती थी, ठीक है, और उसके जस्ट कुछ सेकंड बाद ही इस पाइप के थ्रू जो है खाना आता था, इस फूड ट्रे में डल जाता था और ये कुत्ता खाना खा लेता था, डॉग, ठीक है। अब ऐसा किया गया 2-3 बार और डॉग ने क्या हुआ, भाई घंटी बज रही है, खाना आया और वो खा लेता था। जो बीच में 4-5 सेकंड का गैप होता था घंटी और इसके बीच, तो वो थोड़ा सा सलाइवा निकलता था उसका, बिल्कुल थोड़ा सा, और वो खाना खा लेता था। अब क्या किया गया कि यहाँ पे घंटी बजाई गई लेकिन खाना कुछ देर बाद दिया गया, टाइम रखा, तो इस बीच देखा कि जितना टाइम दिया जा रहा है, बीच में गैप है, तो सलाइवा हमेशा उतना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। 5 मिनट का गैप है तो और ज़्यादा, 10 का है तो और ज़्यादा, ऐसे हो रहा था। अब क्या किया जाता है डॉग के साथ कि भाई उसको खाना जो है, बेल तो बजती है लेकिन खाना नहीं आता है, तो देखा जाता है जो उसका सलाइवा है वो बहुत ज़्यादा निकलता है एंड बहुत ज़्यादा सलाइवा वो एक्सक्रीट करता है, लेकिन जो है उसको कोई भी खाना नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट था बेसिकली पावलोव का, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि देखिए उसको उस रिंग से, जो बेल थी, सॉरी, बेल से यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, कि भाई उसकी लर्निंग होगी कि बेल बजेगी तो खाना मिलेगा। अब बेशक से उसको खाना नहीं दिया गया लेकिन उसका सलाइवा जो है वो निकला, यानी कि उसको ये लर्निंग हो गई थी उसके दिमाग में कि भाई बेल के बाद मुझे खाना मिलता है, ठीक है। ये उसने एसोसिएट कर लिया था बेल को, किससे, फूड से। तो ये यहाँ पे थी पावलोव की जो है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, वो है बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज गिवन बाय बीएफ स्किनर, राइट। अब इसमें क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक रैट पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, राइट। इस रैट का भी जो प्रॉपर पजल बॉक्स है, जिसको बेसिकली स्किनर्स पजल बॉक्स बोला जाता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये है स्किनर का बॉक्स, ठीक है, जो खुद स्किनर ने डिज़ाइन किया होता है। इसमें बेसिकली चूहे को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक फूड डिस्पेंसर है और यहाँ पे ये फूड की ट्रे है, ठीक है। अब इस फूड ट्रे में जब भी खाना आएगा, जब ये लीवर है और इसको ये प्रेस करेगा नीचे, ठीक है, जितनी देर ये प्रेस रहेगा उतनी देर ही खाना आएगा, राइट। अब चूहा पजल के अंदर होता है, आराम से इस बॉक्स के अंदर, स्किनर्स बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है, कोई मूवमेंट वगैरह ज़्यादा नहीं करता है। टाइम बीतता है, उसको भूख लगती है, राइट, तो वो यहाँ पे हिलना डुलना शुरू करता है, कोशिशें करनी शुरू करता है, कभी कुछ स्क्रैच कर रहा है, इधर उधर कुछ और कर रहा है, राइट। अब वो सडनली उससे लीवर प्रेस हो जाता है, वो फिर भी मूवमेंट्स को जारी रखता है, उसको पता नहीं चलता कि इससे खाना फूड ट्रे में थोड़ा बहुत कुछ आ चुका है। वो जब फूड ट्रे के पास थोड़ी देर में पहुंचता है, वो देखता है भाई कुछ खाना, और वो खा लेता है, ठीक है, फिर भी भूख नहीं मिटती है या और उसको कुछ चाहिए होता है, तो वो कोशिशें करता रहता है। फिर ऐसा होता है कि उसको खाना दिखता है, तो उसको इतना समझ आता है कि ऐसी कोई मूवमेंट है जो मैं कर रहा हूँ जिससे मुझे खाना मिल रहा है, तो वो अपनी कोशिश को जारी रखता है। फिर ऐसे करते करते वो ये मैनिपुलेट कर लेता है कि भाई यहाँ पे ये एक लीवर है, ठीक है, और इसको जब प्रेस करते हैं तो खाना आता है, राइट। तो अब जब भी उसको भूख लगती है, वो लीवर को प्रेस करता है और अपना फूड ट्रे को भरता है, खाना खाता है और अपना मस्त रहता है, राइट। तो यहाँ पे उसकी लर्निंग हुई और अपने आप हुई, राइट। तो ये है यहाँ पे स्किनर, बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग की। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ दोनों एक्सपेरिमेंट्स, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग, आपको क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 इज एग्रेसिवनेस क्या है और उसके यहाँ पे कैसे, क्या कॉजेज हैं और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है।
देखिए एग्रेसिव बिहेवियर कैन कॉज फिजिकल और इमोशनल हार्म, राइट। इमोशनल तो करता ही है, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा करता है। मे बी एग्रेसिवनेस में खुद को या औरों को नुकसान पहुंचा दे, राइट। एग्रेशन इज व्हेन योर टेम्पर इज़ वेरी हाई, यू आर इमोशनली अनकंट्रोलेबल। ये एग्रेशन देखिए प्रोवोक करने से या रिवेंज पे कैसे भी आ सकता है, राइट। बट दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर अदर्स एज वेल एज फॉर योर सेल्फ एज वेल, राइट। देखिए एग्रेसिवनेस में ब्लड प्रेशर हाई होता है एंड हार्ट की पंपिंग तेज़ हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, तो हो सकता है हार्ट स्ट्रोक के भी चांसेस यहाँ पे या और कुछ भी, राइट। ओके, अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जनरली बच्चों में भी देखा जाता है, स्पेशली एडोलेसेंस एज में देखा जाता है, राइट। देखिए यहाँ पे मूड डिसऑर्डर्स कैन कॉज एग्रेसिवनेस, ठीक है। साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, प्रोवोकिंग भी हो सकता है, एंड ये हेरिडिटी से भी हो सकता है, राइट। कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता हो, पेरेंट्स में से किसी पे आता हो तो बच्चे में भी हेरिडिटी के थ्रू आ गया हो, राइट। तो ये हो सकता है, प्रोवोकिंग से हो सकता है। अदर की बात करें तो यहाँ पे देखिए रिवेंज वाली फीलिंग हो उसके थ्रू आ सकता है, किसी ने कुछ बोल दिया उसके थ्रू आ सकता है, ये एक डिसऑर्डर भी हो सकता है किसी में, राइट। तो ये यहाँ पे कॉजेज इन चिल्ड्रन, पुअर रिलेशनशिप स्किल्स, अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन एंड स्ट्रेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये इसके यहाँ पे कॉजेज रहेंगे। कुछ टाइप्स ऑफ एग्रेसिवनेस भी है, एक्सीडेंटल एग्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेसिव एग्रेशन, हॉस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, तो ये सब भी आप एक बार देख लें। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 11 क्वेश्चंस जो हमने एक मैराथन क्लास में डिस्कस किए हैं। बाकी जिन जिन लेक्चर्स के लिंक मैंने आपको बोला है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ वहाँ से चेकआउट ज़रूर करिएगा। एंड यहाँ पे फिर आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट एंड आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली 100% यहाँ से देखने को मिलेंगे। मैं होप करती हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा रहे। कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड आपकी इन 11 क्वेश्चन से, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपनी क्वेरी को ड्रॉप करिएगा। एंड कोई सजेशंस हो आपके, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते ही हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।